हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। गाइस, मुझे कुछ ईमेल मिले हैं और लोगों ने कहा है कि सर आप क्विक बताएं, ज़्यादा डिटेल्स ना बताएं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो बीपीएससी के, आपको ये मालूम है ना कि एक प्रश्न में 5 विकल्प दिए गए होते हैं। 5 तो दिखते हैं लेकिन वस्तुतः उसमें 6 विकल्प होते हैं। याद है ना? ई जो सेक्शन है उसमें है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आप अपनी तैयारी को इस तरह आगे बढ़ाएं कि इस तरह का जो कन्फ्यूज़न होता है कि 5वां विकल्प के कारण वो ना हो। इसलिए डायरेक्ट तथ्यात्मक पर मत जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अवश्य बनाएं। ठीक है ना? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी की और स्तर रखोगे एसएससी की, तो भैया फंसने की 100% संभावना है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चले, फिर आप देखेंगे कि सफलता मिलनी कितनी आसान हो जाती है। जब तक आप इस स्तर की पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएंगे हालात। इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने मनोबल को ऊपर रखिए। भाई, है क्या बीपीएससी की पेटी? मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई एग्ज़ाम है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपनी समझदारी बरकरार रखें। तो चलिए, आज एक नए सेशन के साथ, एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ मैं आज इसकी शुरुआत करने वाला हूं। और आज बिहार की नदियों के संदर्भ में बातें होंगी। जो मुख्य मुख्य नदियां हैं और उनसे संबंधित जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर आप गौर करें। समस्त प्रश्नों पर जाने से पहले आप बिहार में जो नदियां हैं ना, तो उनकी अवस्थिति को आप अच्छी तरह समझ लें। ठीक है ना? तो चलिए, विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। गाइस, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नदियों का जो स्वरूप है बिहार राज्य के अंतर्गत, उसे हम पहले ध्यान से समझ लें। फिगर आप अपने दिमाग पे ड्रॉ कर लें, उसके पश्चात हम लोग चलेंगे उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं। सबसे पहले आप ध्यान लें कि जैसा कि मालूम है कि बिहार की अवस्थिति क्या है। बिहार के उत्तर में क्या? हिमालय पर्वत, जो नेपाल के उत्तर में ही है, तो बहुत पास में ही है। और उसके पश्चात बिहार के दक्षिण में क्या? झारखंड यानी छोटा नागपुर का पठार, जो भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है। यानी इधर भी ऊंचाई वाले इलाके और इधर भी ऊंचाई वाले इलाके, और बिहार है बीच में, सेंटर में। तो नदियां किस तरह से आ रही हैं आप देखो। उत्तर से आने वाली जितनी भी नदियां हैं जो हिमालय सेक्शन से निकल के आती हैं, जैसा कि मालूम है कि ये सदा प्रवाही नदियां हैं, सदा उसमें जल प्रवाह होता रहता है क्योंकि ये नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है ना? और फिर दक्षिण बिहार के अंतर्गत जो भी नदियां हैं वो इस पठारी इलाके से या प्रायद्वीपीय पठार से वो निकलती है। तो ये जो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय सेक्शन या साउथ वर्ड हैं, वो सारी बरसाती नदियां हैं। यानी वर्षा ऋतु के समय इसमें तो जल की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन अन्य मौसम में जल की पर्याप्त कमी हो जाती है। कुछ नदियां तो पूरी तरह सूख भी जाती हैं। तो ये ध्यान रहे कि उत्तर बिहार के समस्त नदियां जो हिमालय के सेक्शन से निकल कर आती हैं वो सदावाही नदी है, उसमें सालों भर जल की मौजूदगी रहती है। जबकि दक्षिण बिहार की जितनी भी नदियां हैं वे बरसाती नदियां हैं, यानी वर्षा ऋतु के समय में ही इसमें जल का अपवाह होता है। ठीक है ना? तो बारी बारी से फिलहाल क्रम देखें, उत्तर डायरेक्शन में कौन कौन सी नदी है और क्रम याद रखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट, अदरवाइज ईस्ट टू वेस्ट। आप एक डायरेक्शन को फॉलो करें, उसके पश्चात स्वतः सारी चीजें होती चली जाएंगी। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं जब बताऊंगा उनकी विशेषताओं के बारे में तो कोई कंफ्यूजन ना हो आपके अंदर। सबसे पहले जो मुख्य नदी बिहार के मध्य सेक्शन से होकर गुजरती है वो हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी ने ही इस मैदान का निर्माण किया। गंगा नदी से मतलब गंगा बेसिन या गंगा द्रोणी इसे कह सकते हैं, क्योंकि गंगा और इनकी जो समस्त सहायक नदियां हैं वो चाहे उत्तर दिशा से आई हो या दक्षिण दिशा से, उन नदियों के द्वारा ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। यानी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। तो बाकी नदियां इसी गंगा में आकर मिलती है और कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अन्य नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना? सबसे पहले गंगा नदी का प्रवाह किधर है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। और ध्यान रखना कि बिहार के अंतर्गत गंगा नदी की जो लंबाई है ना 445 किलोमीटर है। और इसका जो ढाल है ना 3 इंच, हाँ 3 इंच प्रति किलोमीटर इसकी ढाल है, यहां से यहां तक। ये औसत में कह रहा हूं। अब ध्यान रखना कि जो सहायक नदियां हैं, उत्तर बिहार की जो नदियां हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं, तो सबसे पहले घाघरा या सरयू वो देखना। यहाँ पर यूपी इस तरफ है और ये बिहार का सेक्शन है। इसके डायरेक्शन को देखना, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण
पूर्व की ओर है घाघरा नदी, और बिहार और यूपी के बीच ये सीमा भी बनाती है कुछ दूरी तक, और छपरा के निकट सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा के पश्चिम में ये गंगा से मिल जाती है। ये तो पहली नदी हुई। यहाँ से जो दूसरी नदी है ये गंडक, जिसे वैदिक ग्रंथों में शदानीरा भी कहा गया है, ये भैंसलोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है नेपाल की तरफ से। कहाँ उद्गम और कहाँ मुहाना, मैं इसकी चर्चा करूंगा बाद में। बिल्कुल अभी सामान्य जानकारी पर आप ध्यान रखें। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर पहली नदी थी घाघरा, तो दूसरी है गंडक। ये गंडक नदी, जिसे नारायणी भी हम लोग कहते हैं, ये आकर हाजीपुर और सोनपुर के मध्य गंगा नदी से मिलती है। यानी पटना के ठीक उत्तर दिशा की ओर अगर आप देखें तो गंगा नदी से आकर ये गंडक नदी मिलती है। इसके पश्चात ये जो आप देख रहे हो ये बूढ़ी गंडक है। ये गंडक नदी की ही पुरानी शाखा है जो बूढ़ी गंडक है। ये मुंगेर के उत्तर में आकर गंगा से मिलती है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं ये बागमती नदी है। बागमती नदी पहले, ध्यान रखना, बूढ़ी गंडक से ही मिलती थी, लेकिन अब यह नदी कोसी नदी से जाकर के मिलती है। इसके पश्चात ये कमला नदी है, ये भी कोसी नदी से जाकर के मिलती है। तब इसके पश्चात ये कोसी नदी है जो सप्तकोशी के नाम से भी जानी जाती है नेपाल में। और इस कोसी नदी के प्रवाह को आप देखें, ये कोसी नदी कुरुसेला के पास आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसके और आगे बढ़े तो ये महानंदा है जो दार्जिलिंग के पास वेस्ट बंगाल में यहाँ से निकलती है। और ये जो नदियाँ हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, आप क्रम याद रखें, घाघरा या सरयू, फिर एक गंडक, उसके पश्चात बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, उसके पश्चात कोसी, कोसी के बाद महानंदा। फिर अब साउथ की ओर हम लोग आ गए, तो साउथ में भी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो सबसे पहले कर्मनाशा, ये भी बक्सर जिले में, यहाँ पर बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है। तो अगर प्रश्न कभी आ जाए कि ऐसी कितनी नदियां हैं जो बिहार और यूपी के बीच सीमा का भी निर्धारण करती है, तो आप ध्यान रखना कि गंडक नदी भी यहाँ पर सीमा बना रही है यूपी और बिहार के बीच। इसके अलावा घाघरा या सरयू नदी और यहाँ कर्मनाशा, ये तीन नदियाँ हैं जो यूपी और बिहार के बीच सीमा भी बनाती है कुछ दूरी तक। इसके पश्चात कर्मनाशा के पश्चात ये सोन नदी, ये मालूम है कि दक्षिण की ओर से यानी प्रायद्वीपीय भारत की ओर से गंगा में आकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी है, जिसे स्वर्ण नदी भी हम लोग कहते हैं। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है जो मैकाल श्रेणी का एक पार्ट है, और वहाँ से ये आकर सोन पटना के निकट मनेर के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके पश्चात ये पुनपुन नदी है जो फतुहा में, जो पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, वहाँ पर गंगा से मिलती है। फिर आप ध्यान रखें ये फल्गु नदी जो निरंजना नदी के नाम से भी जानी जाती है, इसकी कई शाखाएं, 5 शाखाएं में लगभग ये आगे बढ़कर गया से आगे बढ़ने पर ये कई शाखाओं में बट जाती है। इसकी एक शाखा आके क्यूल नदी में मिल जाती है। ये है क्यूल नदी जो लखीसराय के पास आकर, क्यूल स्टेशन का भी नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर ये गंगा से मिलती है। आप इतनी नदियों को ध्यान में रखें। इसके पश्चात एक अजय नदी है जो जमुई जिले से निकलती है, लेकिन इनका जो बहाव है वो पूर्व दिशा की ओर फिर दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है, झारखंड में प्रवेश कर वो बंगाल की ओर चली जाती है। तो गंगा की सहायक नदियों में आप इन नदियों को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बारी बारी से नदियों से संबंधित जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका उद्गम, उनका मुहाना और उनसे संबंधित अगर कुछ विशेषताएं हैं तो उसे ध्यान से देखेंगे। ओके गाइस, चलिए गाइस, सबसे पहले गंगा के संदर्भ में हम लोग जान रहे हैं कि ये तो मालूम है ना कि गंगा जो नदी है वो गंगोत्री से निकली है। लगभग 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो गंगा नदी का जो नामकरण होता है, आप जानते होंगे कि देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा इन दो नदियों का संगम होता है, तो देवप्रयाग में इस नदी का नाम गंगा नदी होती है। फिर गंगा नदी जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो वो पहला स्थान जहाँ वो मैदानों को टच करती है, मैदान पर उतरती है, तो वो स्थान हरिद्वार है। और हरिद्वार से ये मैदानी इलाके में प्रवाहित होने लगती है। बिहार में बक्सर जिले में चौसा के निकट यह प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बक्सर जिले में चौसा, वहीं पर यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। और ये भी ध्यान रखना है कि चौसा में ही कर्मनाशा नदी जो दक्षिण, इसका प्रवाह देखें, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह नदी जा रही है, और ये भी चौसा में ही आकर गंगा से मिलती है। तो दो नदी बिहार में, पहली गंगा नदी का प्रवेश है और दूसरी कर्मनाशा नदी भी चौसा में गंगा से मिलती है। तो अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं। गाइस, सबसे पहले तथ्यों की ओर हम लोग ध्यान दें गंगा नदी के बारे में। जैसे कि मैंने बताया पहले, गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है, वो गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ठीक है ना। गंगा नदी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो फैक्ट्स में मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। भागीरथी अथवा अलकनंदा
इन दो नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है और वहाँ से इसका नामकरण गंगा नदी होती है। ठीक है, इसके पश्चात पहली बार वो मैदान को टच करती, यानी मैदानी इलाके में वो उतरती है हरिद्वार में। बिहार में इसकी लंबाई 445, ये जो लंबाई है ना बिहार में 445 445 किलोमीटर। इसकी जो ढाल है 3 इंच प्रति किलोमीटर। ये जो फैक्ट्स हैं, और ये प्रवेश करती है बिहार में कहाँ पर, चौसा के निकट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसकी सहायक नदी है उत्तर दिशा में, ये घाघरा नदी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। घाघरा नदी जिसका अन्य नाम सरयू नदी जैसा कि आपको पता हो, और उसके पश्चात कर्णाली, ये नाम भी घाघरा की ही है। कर्णाली एक्चुअली नेपाल में इस नाम से इसे जाना जाता है, हम लोग इसे सरयू और घाघरा के नाम से ही जानते हैं। खासकर बिहार में इसे घाघरा के नाम से ही जाना जाता है। घाघरा नदी जो निकलती है वो मपचाचुंग हिमनद, ये मपचाचुंग ग्लेशियर है जो तिब्बत के इलाके में मौजूद है, और तिब्बत से ये निकलती है और नेपाल यूपी होकर ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है ना, तो इसकी जो ढाल है अपेक्षाकृत अधिक तीव्र है, ध्यान देना, इसकी ढाल अपेक्षाकृत अधिक तीव्र, और इसमें जब जल का प्रवाह होता है तो काफ़ी तीव्र इसमें करंट होते हैं, और ये 15 सेंटीमीटर पर किलोमीटर इसकी ढाल है। छपरा के निकट यह गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी के अन्य नाम भी, एक नाम से आप वाकिफ होंगे जो वैदिक साहित्य में वर्णित है, शदानीरा, वो गंडक का ही नाम है। इसके पश्चात सप्त गंडकी और शालिग्रामी, ये दो नाम इस नदी के नेपाल में हैं। शालिग्रामी, इस नदी में शालिग्राम जो गोल गोल आकार के पत्थर होते हैं इस नदी में मिलते हैं, और इसी से इसका नाम शालिग्रामी पड़ा है। इसके अलावा भारत में नारायणी नाम से भी यह नदी जानी जाती है। तो इसके जो नाम है गंडक, शदानीरा, सप्तगंडकी, शालिग्रामी और नारायणी। इसका जो उद्गम है इस पर आप ध्यान दीजिए, अन्नपूर्णा पहाड़ियों, ये एक्चुअली नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये पहाड़ी है, अन्नपूर्णा की पहाड़ी, उसी के निकट ये है मानकमोट और कोतांग। ध्यान रहे कि ये सप्त गंडकी जो नदी है, 7 नदियों के मिलने से, 7 नदियों के संगम से यह नदी बनी है। तो इसके जो स्रोत हैं वो कई हैं, जो मुख्य हैं वो 2 हैं, मानकमोट और कोतांग। ठीक है ना, इसलिए नेपाल में इस नदी का नाम है सप्त गंडकी। अब भारत में प्रवेश कहाँ करती है, ये जगह है भैंसालोटन। वाल्मीकि नगर में इस नदी पर बैराज भी बनाए गए और वहाँ से नहरें भी निकाली गई गंडक परियोजना के तहत। अभी आप सिर्फ नदियों पर फोकस कीजिए। अब यहाँ ध्यान रहे कि यह जो नदी है इसका प्रवाह मार्ग देख लीजिए गंडक का, उत्तर पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण पूर्व की ओर थोड़ी सी ये विस्थापित हुई है, और ये पटना के उत्तर में, पटना अगर मैं फोकस करूँ तो ये सारा पटना यहाँ पर है, ये पटना के नॉर्थ में गंगा से मिलती है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर सोनपुर है और इधर हाजीपुर है, एक सारण जिले के अंतर्गत, दूसरा वैशाली जिले के अंतर्गत, यानी सारण और वैशाली जिले के मध्य, दूसरे शब्दों में सोनपुर और हाजीपुर के मध्य यह नदी गंगा से आकर मिलती है, गंडक नदी। और यह नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी नदी के तट पर हर वर्ष सोनपुर का प्रसिद्ध मेला, जो हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से प्रसिद्ध है, एक विश्व प्रसिद्ध पशु मेला रहा है, वो यहीं पर इसी नदी के तट पर, इसी नारायणी के तट पर लगती है। ठीक है, अब अगली नदी जो है बूढ़ी गंडक, आप इस पे ध्यान रखना कि बूढ़ी गंडक एक्चुअली गंडक की ही प्राचीन शाखा है, क्योंकि गंडक नदी ने भी अपना मार्ग परिवर्तन किया है, और वर्तमान जो ये मार्ग इसका है, ये पहले ये मार्ग गंडक नदी का ही था। इस पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यह नदी मुंगेर के उत्तर में, जो गंगा नदी का यहाँ पर मुंगेर, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मुंगेर अवस्थित है, और इसके उत्तर में गंगा नदी से आकर ये नदी यानी बूढ़ी गंडक मिल जाती है। अब जो अगली नदी है वो यहाँ पर ध्यान रखिए, बागमती नदी। देखिए, इसका जो उद्गम है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी एक्चुअली नेपाल के अंतर्गत हिमालय की ही एक श्रेणी है, विशेष रूप से मध्य हिमालय के अंतर्गत वो श्रेणी है। उस महाभारत श्रेणी से ही यह नदी निकली है, और इसका संगम कोसी नदी से होती है। ठीक है, ये नदी पहले बूढ़ी गंडक से मिलती थी। एक तथ्य आप ध्यान रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मालूम है कि कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है अपने विनाशकारी बाढ़ों के कारण। तो कोसी नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जब कोसी परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो कोसी नदी के मार्ग को बांधा गया था बांधों के द्वारा। तो उस क्रम में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कोसी परियोजना के तहत बागमती नदी पर भी बांध बनाए गए थे इस सेक्शन में, और पुल का निर्माण हुआ था। नदी है बागमती, लेकिन प्रोजेक्ट था कोसी परियोजना, ये ध्यान में आप रखिएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है कमला।
ये सारी नदियाँ बाढ़ों के लिए कुख्यात रही हैं, जिनके कारण उत्तर बिहार अक्सर हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आती है। तो इसका उद्गम भी महाभारत श्रेणी से ही हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी नेपाल में है और ये भी संगम, आप यहाँ पे देखिए, इसका संगम भी कोसी नदी से ही हो रही है। आगे देखिए, कोसी नदी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस नदी का नाम नेपाल में सप्तकौशिकी है। एक्चुअली यह नदी भी गंडक नदी के समान 7 नदियों के संगम के पश्चात बनी है। इस कारण नेपाल में इसे सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सप्तकौशिकी में सबसे जो मुख्य धारा है वो अरुण नदी है, जो बिहार यानी भारत में प्रवेश करती है, तो इसका नाम कोसी हो जाता है। ये अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए बड़ी ही कुख्यात है और इस कारण ये बिहार का शोक कहलाती है। और अपने मार्ग परिवर्तन के कारण भी ये बहुत ही कुख्यात है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये पहले पूर्णिया के निकट से प्रवाहित होती थी उत्तर से दक्षिण की ओर। अब पिछले 200 वर्षों में यह कोसी नदी अपने मूल मार्ग से करीब 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक गई है। पहले पूर्णिया के निकट से ये प्रवाहित होकर उत्तर से दक्षिण गंगा में आकर मिलती थी। तो ये सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये नदी कहाँ संगम करती है? कुर्सेला के निकट, ये कटिहार जिले के पास कुर्सेला है, वहाँ पर यह नदी गंगा से मिल जाती है। जैसे भी हो आप ध्यान में रखेंगे, फैक्ट्स ध्यान में हैं और नदी का प्रवाह मार्ग आप ध्यान में रखें। इसके पश्चात आप स्वतः बता सकते हैं इन नदियों के बारे में जो भी प्रश्न हो। सिर्फ उद्गम आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। ज़्यादातर आप खुद देख रहे हैं उत्तर से आने वाली जो भी नदियां हैं वो हिमालय सेक्शन और नेपाल से ही तो आ रही है, बस नाम कहीं कहीं अलग है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पूर्वी बिहार का जो ये नदी है ना, एक्चुअली इस नदी का उद्गम दार्जिलिंग जिले में, जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, वो जगह है मकल दियाराम पहाड़ी, वहाँ से ये नदी निकली है और बिहार के 3 जिलों से प्रवाहित होती हुई वे गंगा से तो मिलती है लेकिन बिहार में नहीं मिलती है। ध्यान रखें, महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के अंतर्गत गंगा नदी से उसका संगम होता है। यद्यपि आप मैप देखकर लग रहा होगा कि बिहार में, लेकिन यहाँ से मूव करके थोड़ा सा टर्न लिया है और ये नदी यहाँ पर आकर गंगा से मिलती है। वो मालदा जिला पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये उत्तर बिहार की नदियाँ हुई। गाइज, अब दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं उनमें ये पहली नदी, दक्षिण बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर मैं चलता हूँ, आप भी ध्यान से देखें। तो पहली नदी कर्मनाशा नदी है। देखिए, इसका उद्गम जो होता है ना, वो विंध्याचल की पहाड़ियों से, मालूम है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पर मौजूद है, तो विंध्याचल पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और इसका प्रवाह मार्ग आप ध्यान दें, ये प्रवाह मार्ग है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इस उत्तर पूर्व दिशा में ये प्रवाहित होती हुई यूपी और बिहार के बीच कुछ दूरी तक सीमा निर्धारित करती है। इसके पश्चात बक्सर जिले में चौसा के निकट यह गंगा से मिल जाती है। जैसा कि मालूम है, चौसा में ही गंगा भी बिहार में प्रवेश करती है। फिर आगे देखिए, सोन नदी, इसके बारे में तो आपको मालूम ही है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। आप सोन नदी के संबंध में देखिए, ये अमरकंटक, मालूम है कि मैकाल पर्वत का एक भाग है अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में है। वहाँ से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। वो नदी है नर्मदा, महानदी और सोन नदी। तो सोन नदी ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई बिहार में आती है। यह बिहार में कुछ दूरी तक झारखंड के साथ सीमा भी बनाती है। इसके पश्चात ये आगे बढ़ते हुए पटना जिला में मनेर के निकट गंगा से मिल जाती है। मनेर के लड्डू आपने सुना होगा, मनेर शरीफ भी है, मनेर शरीफ भी है, वहाँ एक दरगाह भी है, तो वहीं पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती क्योंकि इसमें स्वर्ण के कण भी मिलते रहे हैं। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है उस पर आप ध्यान देखिए, सोनभद्र, हिरण्यवाह और मागधी। क्योंकि मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये एक प्रमुख नदी हुआ करती थी, इसलिए उसका नामकरण मागधी। हिरण्य स्वर्ण का ही नाम है। अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ा होगा तो हिरण्यवाह, हिरण्य यानी सोने को प्रवाहित करने वाली नदी, तो स्वर्ण नदी भी उसी से निकल के आया है। तो ध्यान रखने एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सबसे पहले सिंचाई परियोजना की शुरुआत इसी सोन नदी के माध्यम से हुई थी और वो हुई थी 1874 में, 1874 में पहली सिंचाई परियोजना सोन नदी पर ही क्रियान्वित की गई थी। ये प्रमुख फैक्टर से ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चात हम लोग आगे देखेंगे गाइज
जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं बिहार के संदर्भ में, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। जो 3 प्रमुख नदियां हैं, सबसे पहले गंडक, फिर कोसी और ये सोन, इन 3 नदियों पर नदी घाटी परियोजनाएं बनी है, लेकिन उन सबों की चर्चा अभी इस वीडियो में नहीं मैं करूंगा। आप यहाँ पर सिर्फ नदियों के संदर्भ में देखिए। तो अगली नदी है पुनपुन। ये चोरहा पहाड़ी, ये झारखंड राज्य के अंतर्गत पलामू जिले में मौजूद है, वहां से ये निकलती है। और गंगा नदी फतुहा के निकट, ये फतुहा मालूम है पटना जिले में है, पटना जिले के पूर्व डायरेक्शन में मौजूद है। फतुहा के निकट यह गंगा से मिलती है, ठीक है। अगला है फल्गु नदी। फल्गु नदी के विषय में आपको मालूम होगा कि महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी निरंजना नदी फल्गु नदी का ही नाम है। तो फल्गु नदी एक्चुअली 2 नदियों के मिलने से बनी है और बोध गया में उन 2 नदियों का संगम हुआ है। इस नदी की जो मुख्य धारा है वो निरंजना नदी के नाम से जानी जाती है। निरंजना के साथ एक नदी है मोहाने अथवा मोहाना, ये दोनों नदियों के मिलने से ये फल्गु नदी अधिक चौड़ाई में फैली हुई है गया में। अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि निरंजना का ही एक अन्य नाम नीला जंग भी है, ठीक है ना। तो ये फल्गु नदी के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि फल्गु नदी जैसे ही आप यहाँ देखिए, फल्गु नदी जैसे ही आगे की ओर प्रवाहित होती है ये कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक मोकामा टाल के बारे में आपने सुना होगा, एक निम्न तलीय स्थल है जो गंगा नदी के दक्षिण में है, पटना जिला के अंतर्गत। यहाँ पर एक धारा जाकर विलीन हो जाती है, लेकिन एक धारा आगे की ओर बढ़ती हुई क्यूल नदी में जाकर मिल जाती है। गाइस, अब हम लोग क्यूल नदी के विषय में देखते हैं। क्यूल नदी खगरडीहा एक स्थल है जो हजारीबाग जिले के अंतर्गत है, वहीं से निकलती है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें अन्य छोटी छोटी नदियों का भी संगम हुआ है। किसमें? क्यूल नदी में। वो जो नदियां हैं, मैंने अभी बताया था कि फल्गु नदी की एक शाखा जाकर क्यूल में मिलती है, तो वो हरोहर, पंचाने, सक्रिय छोटी छोटी नदियां हैं जो झारखंड के इस पहाड़ी सेक्शन, जो छोटा नागपुर का पठार है, उन इलाकों से निकलती है और अंततः क्यूल नदी से जाकर मिल जाती है। और क्यूल नदी यहाँ पर गंगा से जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब अगली नदी जो है अजय नदी। आप ध्यान रखिए, ये जो अजय नदी है बिहार के दक्षिणी हिस्से की सबसे पूर्वी नदी है, ठीक है। दक्षिणी हिस्से की सबसे पूर्वी नदी। इसका जो उद्गम है वो जमुई जिले में बटपार नामक स्थान से हुआ है। लेकिन इस नदी का जो मार्ग है ना, शुरुआत में ये उत्तर पूर्व से पूर्व डायरेक्शन में और फिर ये दक्षिण की तरफ चली गई है और ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई है आगे चलकर। अजय नदी का अन्य नाम अजमती और अजियावती भी है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। गाइस, आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन नदियों के बारे में जो मुख्य मुख्य फैक्ट्स है उसे ध्यान में रखें और प्रवाह मार्ग को ध्यान में रखें और डायरेक्शन को ध्यान में रखें। और मैंने पहले भी कहा था कि बिहार के जो जिले जहाँ पर है, एक मैप देखने का प्रैक्टिस आप निरंतर करते रहे ताकि आपको ये पता चले कि किस जिले से होकर इन नदियों का प्रवाह मार्ग है, ठीक है। और क्रम अवश्य याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। अगर वो पलट दिया जाए, पूर्व से पश्चिम में पूछा जाए, तो एक डायरेक्शन अगर आपको याद है ना, तो अपोजिट तो हो ही जाएगा उसका। अगर आप इन चीज़ों को जानते रहे तो किसी भी तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आंसर देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ओके गाइस, आज मैं ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत ही शीघ्र मैं नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ और इस बिहार से संदर्भित जितने भी महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे ज्योग्राफी का, उन सब के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मैं लेकर हाजिर रहूँगा। आप निरंतर इसका रिवीजन करते रहे, अध्ययन करते रहे। गाइस, आप विस्तार में अगर पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आपके दिमाग में बनी रहेगी और तक वर्ण आप निश्चित रूप से करेंगे। बस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है गाइस, तो आप लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें जो बंदे नए हैं, जिन्होंने पहली बार इस चैनल को ओपन किया और ये देख रहे हैं। ठीक है गाइस, मिलता हूँ मैं शीघ्र ही नए वीडियो के साथ। ओके, टिल देन बाय।